यूरोपियन लाइफ कैसी है? जैसे ऑब्वियसली आप यूरोपियन सब कॉन्टिनेंट में हैं। हंगरी। ठंड कैसी है? पहले तो आप स्वेटर स्वेट शर्ट पहने हुए हैं। ठंड कैसी है बताएं आप। My whole journey of study is related to neuroscience, where I am also doing a project scientist job. आपने न्यूरो साइंस कैसे चुना मतलब? घर वालों का था कि मतलब कोई डॉक्टर चाहिए अपने घर से। न्यूरो साइंस डॉक्टर को बेसिकली एक डॉक्टर ही बनना पड़ेगा और एक इंजीनियर ही बनना पड़ेगा, यही है इंजीनियर बेसिक। भी और साथ में स्टैटिस्टिक्स। आपने बताया आप एम्स में भी थे, पटना। हम्म। हाँ, तो एम्स क्या पटना मतलब में जॉब प्रोफाइल कैसा था और पेशेंट्स कैसे आते थे वहां पे ऐसा? प्राइवेट इंडस्ट्री होते हैं, वो हायर करते हैं न्यूरो साइंटिस्ट को डिफरेंट पोजीशंस। जैसे आप मान लो कोई प्रोडक्ट डिजाइन कर रहे हो, उसका रैपर कैसा बनना चाहिए कि लोग जो अट्रैक्ट हो उसके तरफ। अट्रैक्ट हो। और बाकी यूरोपियन लाइफ बहुत अच्छा है, पॉल्यूशन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये लोग जो नॉर्मल डेली लाइफ के चीजें होते हैं उसका प्रोडक्शन जैसे यहाँ नहीं जैसे करते। जैसे जैसे कपड़े हो गए। हाँ हाँ। अच्छा, कपड़े का कपड़ों का ही प्रोडक्ट प्रोडक्शन। अच्छा। नहीं, ये किसी और कंट्री से इंपोर्ट कर लेते हैं या फिर उनको टेंडर देके। लाइक यहाँ पूरा एक महीना शट डाउन रहता है, चाहे इस आप महीने कोई भी में क्यों? प्रोफेसर हो। अगस्त में। हेलो जी, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू माय फर्स्ट पॉडकास्ट वीडियो। और आज हमने इसमें बात करा, हमारे एक मित्र हैं, साइंटिस्ट हैं यूरोपियन सब कॉन्टिनेंट हंगरी में। इस कन्वर्सेशन में हम जानेंगे कैसे एक बिहार के नॉर्मल घर का लड़का अपने ड्रीम्स अचीव करता है, हम कैसे कर सकते हैं, यूरोपियन लाइफस्टाइल कैसी है, वहाँ का कल्चर कैसा है, वहाँ का वर्क कल्चर कैसा है, और भी ढेर सारी बातें। तो आइए जानते हैं उनका इंट्रोडक्शन उन्हीं की ज़बानी में। So basically, my name is Prabhat Roy, and I am from Samastipur. And there is a village called Chakpahar. It's situated in Samastipur district. So Yes. I belong to that place. And basically, my whole journey of study is related to neuroscience. And in neuroscience, I am doing my specialization in psychiatry neurobiology. And right now I am doing my PhD in University of Page Medical School. There is a department, it's called Center of Neuroscience, where I am also doing a project neuroscience scientist job. And like I am in second year of PhD right now. So basically, like I am doing my PhD in basic medicine as well as psychiatry neurosciences. ओके ओके। तो ये मेरा एक सवाल, बेसिक फैसिनेटिंग सा सवाल है। बिहार से आप, है ना? बेसिक हम्म। मेन स्ट्रीम जॉब्स या कोई भी करियर अपॉर्चुनिटी होता है, इंजीनियरिंग, डॉक्टर्स, आईएएस, और बेसिकली जिनसे इंजीनियरिंग नहीं हो पाती, एमबीए। आपने न्यूरो साइंस कैसे चुना मतलब? ये थोड़ा सा, क्योंकि ज्यादातर ये लोग जाते नहीं है हाँ। ये स्टोरी बहुत लंबा है न्यूरो साइंस का। बेसिकली मैंने शुरू किया था अपना कैरियर एज अ क्रिकेटर, कि मुझे अच्छा क्रिकेटर अच्छा। बनना है। जो इंडिया में, अच्छा, बिहार में हर एक का ड्रीम रहता है बेसिक क्रिकेटर बेसिक। बनना। तो स्कूल तक पूरा प्रोफेशनल क्रिकेट भी चला था, और मतलब स्कूल लेवल पे यूनिवर्सिटी लेवल तक क्रिकेट चला मेरा दिल्ली में। हम्म। बट उससे पहले ये था कि जब टेंथ किया, उससे पहले रोबोटिक्स इंजीनियरिंग और जो ओह, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब में ज्यादा माइंडसेट था। बेसिकली इंजीनियरिंग माइंडसेट था। बट अच्छा घर अच्छा में मेरे बेसिक। इंजीनियर भरे पड़े हैं। अच्छा। मेरे घर में इंजीनियर भरे पड़े हैं, तो घर वालों का था कि मतलब कोई डॉक्टर चाहिए अपने घर से। लाइक डॉक्टर अच्छा। स्ट्रीम या फिर मेडिकल स्ट्रीम में कोई चाहिए। तो तो घूम फिर के वापस से डॉक्टर इंजीनियर पे ही था मतलब मेन, हाँ, हाँ, फोकस। अच्छा। मतलब घर वालों का यही था कि हाँ डॉक्टर या इंजीनियर, मतलब मेन स्ट्रीम था उनका डॉक्टर, क्योंकि मेरे पापा एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रह चुके हैं और मेरी मम्मी साइकोलॉजी से थी। अच्छा तो अच्छा। उनका था कि हाँ डॉक्टर मतलब मेडिसिन जो है सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो मैंने टेंथ किया। टेंथ के बाद मुझे आइडिया नहीं था करना क्या है क्या नहीं है। पापा के इन्फ्लुएंस से मैंने एनथे का एग्जाम दिया। एनथे आकाश नेशनल टैलेंट हंट एग्जाम। तो अच्छा अच्छा। लकली लकली मेरा बायोलॉजी में बहुत अच्छा मार्क्स था और मैंने अच्छे खासे स्कॉलरशिप लिए। तो अब यहाँ से डिसाइड हुआ कि अब मुझे नीट देना है टेंथ के बाद से। अच्छा लेकिन एट द सेम टाइम मेरे माइंडसेट में साइकोलॉजी और ब्रेन इन सब का इन्फ्लुएंस था क्लास टेंथ से, क्योंकि अच्छा। साइकोलॉजी मैं अपने मम्मी को पढ़ते हुए देखता था।
और उस समय तक फेसबुक वगैरह, जब मैं 8th में था, 9th में था, तब मैंने अपना फेसबुक अकाउंट बनाया था। तो अच्छा। वहां पे मैं रैंडमली फॉरेनर से चैट करता था, तो उनके प्रोफाइल में मैं न्यूरो साइंस और न्यूरो साइकेट्री ये सब देखता था, लाइक बैचलर्स इन अच्छा। न्यूरो साइंस, मास्टर्स इन साइकेट्री न्यूरो बायोलॉजी ऐसे करके। तो वहां से माइंडसेट में था कि न्यूरो करके कुछ होता है। तो जब मैंने 11th 12th में जब आकाश गया, वहाँ टीचर ने इंट्रोड्यूस किया न्यूरो साइंस क्या होता है, साइकोलॉजी क्या होता है, बिहेवियरल न्यूरो साइंस, कॉग्निटिव क्या जैसे हम होता लोग है। भी जैसे हम लोग भी ना न्यूरो साइंस में रिलेटेड ना एक बस जानते हैं, नर्व सेल का टेल होता है और एक हेड होता है, इसके अलावा कुछ नहीं जानते। तो हाँ, एक लेकिन अगर देखा जाए तो फैसिनेटिंग। न्यूरो साइंस खुद में एक अलग सब्जेक्ट है पूरा। न्यूरो साइंस अगर हम्म। हम डिफाइन करें तो वो अलग से सब्जेक्ट ही है। तो 10th तक यही था, बायोलॉजी लिया। बिहार, मैं पहले सीबीएसई बोर्ड से था। हम्म। उसके बाद मैंने स्विच किया बिहार बोर्ड में 11th 12th में। और उस समय स्कूल नहीं बिहार जाना बोर्ड में पड़ता ना, स्कूल जाना नहीं पड़ता ना इसीलिए। बिहार बोर्ड में जिस सेंटर पे मैंने एग्जाम दिया था, वहां पे मैं अकेला बंदा था जो कंप्यूटर साइंस लाइक लिया था एक्स्ट्रा अच्छा सब्जेक्ट। अच्छा अच्छा, अपना। यहाँ तक जर्नी था, बायोलॉजी हुआ, उसके बाद नीट दिया। और इस समय तक माइंडसेट में आ गया था कि न्यूरो साइंस होता क्या है, और ये भी डिसाइडेड था अगर एमबीबीएस करता हूँ तो एमडी न्यूरोलॉजी करना है, मन में पूरा था। तो अच्छा। वहां से फिर आइडिया मिला, उसके बाद मैं नीट दिया। नीट में अच्छे मार्क्स आए फर्स्ट अटेम्प्ट में, लाइक 428 लाया था फर्स्ट अटेम्प्ट में। और अच्छे डेंटल कॉलेज और कुछ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज एमबीबीएस सीट के साथ, और एक दो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफर हुए थे उस टाइम, अच्छा। 2015 की बात है। तो मैं फिर गया दिब्रूगढ़ मेडिकल कॉलेज, वहाँ काउंसलिंग कराने गया पापा के साथ। उस समय ट्रेन ट्रैवल वगैरह अकेले कर नहीं सकते थे, बहुत कम एज था। तो पापा गए, वहाँ गया एडमिशन कराने। तो जिस दिन काउंसलिंग था उसी दिन एक और बंदा आया जिसका लोकल रेसिडेंशियल था उसी स्टेट का, दिब्रूगढ़ का। अच्छा। और अच्छा। उसके मार्क्स अप्रोक्स मेरे सिमिलर थे। तो उन्होंने डायरेक्टली बोला कि फर्स्ट प्रीफरेंस जो है हम देंगे इसको, लाइक स्टेट इस स्टेट बंदे। वालों को, हाँ, डोमिसाइल होता है ना उनका। हाँ। तो फिर वहां से मैं लाइक काफी होपलेस हो गया, ट्रेन में था, रोते हुए वापस आया वहां से। अब करूँ तो करूँ क्या, अब लाइक ये हो गया कि एमबीबीएस करना ही नहीं है, ऐसा माइंडसेट बन गया उस समय। फिर अच्छा। भी घर वाले मोटिवेट कर रहे कि फिर से दो एग्जाम ये वो। फिर मैंने ऐसे रैंडमली फेसबुक पे स्क्रॉल किया तो मुझे दिखा बैचलर्स इन न्यूरो साइंस करके, न्यूरो टेक्नोलॉजी ऐसे करके। तो फिर मैंने रैंडमली गूगल किया इंडिया में कौन कौन से प्लेस है जहाँ पे ये होता है। तो ये दिल्ली में एक एनबीआरसी करके है, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, और उससे टाई अप है अमिटी इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइकोलॉजी एंड न्यूरो साइंसेस करके, वो अच्छा। प्लेस है। तो वहां पे मैंने रैंडमली फॉर्म भर दिया। और उन्होंने मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल कर लिया। हम्म। इंटरव्यू और एंट्रेंस के लिए उन्होंने बुलाया, मैंने दिया एंट्रेंस। और बैचलर्स मुझे मिल गया न्यूरो साइंस में। जितने फॉर्म भरे थे न्यूरो साइंस में हर जगह एडमिशन हो गया। साउथ में 2 3 कॉलेज थे, सीएमसी भेलोर, केएलयू यूनिवर्सिटी, बेलागावी। तो इन सब में बैचलर्स इन न्यूरो साइंस करके मिल गया मुझे। बट इन सब में मुझे बेस्ट लगा लाइक यही जो दिल्ली वाला डीएमआरसी। अपना यूनिवर्सिटी। हाँ। तो वहां पे मैंने बैचलर्स इन न्यूरो साइंस किया। शुरू के टाइम बहुत टफ थे मेरे लिए, 1 2 सेमेस्टर समझना, क्योंकि इसमें पूरा मेडिकल साइंस मेडिसिन सब कुछ आपको एक सेमेस्टर में 12 सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। और डायरेक्ट एक 12th के बच्चे को न्यूरो साइंस से एक्सपोज करना ये बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि उसमें आपको न्यूरो एनाटॉमी, न्यूरो फिजियोलॉजी, न्यूरो फार्माकोलॉजी, कंप्यूटेशनल न्यूरो साइंस ये सब पढ़ने पड़ते हैं, और मतलब साथ में उस आपको। पल्ले ही नहीं पड़ रहा था, अच्छा ठीक है, शुरू हाँ, शुरू में, हाँ। मैं नहीं पल्ले पड़ रहा था, बट फिर भी मैंने टाइम निकाल के चीजों को जानना शुरू किया। तो यहाँ तक मतलब मुझे एक आइडिया मिला कि मुझे न्यूरो साइंस करना है। तो हम्म। मतलब घर में लोग बहुत सीरियस थे, सोच रहे थे कि करना क्या है क्या नहीं करना, मतलब कौन सा डिसीजन ले रहा है, इतना रिस्क क्यों ले रहा है लाइफ के साथ, आगे जाके कैरियर कैसा होगा क्या नहीं होगा। बेसिक बेसिक चीजें होती है तो हाँ। कंसर्न तो वाली। बहुत उनको प्रॉब्लम था इस डिग्री से, लाइक कि ये सही नहीं है, ये है वो है, था। लेकिन मेरे अंदर फर्स्ट सेमेस्टर के बाद कॉन्फिडेंस आ गया, एक डायरेक्शन मिल गया कि मुझे किस पाथवे में जाना है और क्या है क्या नहीं। तो मैंने पहले बैचलर्स खत्म किया। और बैचलर्स भी मैंने मतलब अप्रोक्स स्कॉलरशिप पे ही किया, मुझे घर से कुछ पैसे वैसे लगे नहीं, सिर्फ एकोमोडेशन वगैरह लगता था मुझे, जो खुद पे मेरे खर्च होते थे वो। तो पेरेंट्स भी उतने वरी नहीं थे कि हम्म। मतलब ठीक है इतना फीस नहीं देना पड़ रहा है कुछ भी। तो बैचलर्स खत्म करके मैंने मास्टर का एंट्रेंस दिया।
वो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ और पीजीआई संजय गांधी हम्म। पोस्ट ग्रेजुएट ऑफ मेडिकल साइंस। इन सब के टाई अप से एक बैचलर्स मास्टर्स इन ब्रेन एंड कॉग्निशन। तो अच्छा बैचलर तक मैंने ये पूरे रिसर्च किए कि मुझे किस फील्ड में जाना है। तो न्यूरो साइंस से मुझे आइडिया मिला कि साइकेट्री जो है लाइक बहुत वास्ट फील्ड है, और साइकेट्री मतलब एक माइंड का प्रॉब्लम है, और माइंड के प्रॉब्लम के बायोलॉजी को जानना साइकेट्री न्यूरोबायोलॉजी। अच्छा। तो तो इट्स लाइक मतलब मैं एक सॉफ्टवेयर का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मिक्सिंग, जैसे इंसान के अंदर जो माइंड है वो हो गया सॉफ्टवेयर, और जो सॉफ्टवेयर। ब्रेन नर्व्स है ये हो गया आपके हार्डवेयर। तो इन हाँ। दोनों का इन्फ्लुएंस कैसा होता है, इसीलिए मैंने लिया ब्रेन एंड कॉग्निशन साइंस। और हम्म। मतलब मैंने उसमें जम के पढ़ा पूरा 2 साल, 4 सेमेस्टर, हर सेमेस्टर मैं क्लास में फर्स्ट रैंकर था। अरे। सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4। तो वहां से मुझे पूरा आइडिया मिल गया कि अब मास्टर्स के बाद किस डायरेक्शन में जाना है, क्या क्या चीजें हैं। फिर वहां से मैंने सेकेंड सेमेस्टर से स्कॉलरशिप और अलग अलग प्रोफेसर के अंडर रिसर्च आर्टिकल ये सब लिखना शुरू किया। और फिर स्कॉलरशिप मिल गई मुझे। और उससे पहले मास्टर्स खत्म होते ही मुझे 2 जॉब मिला। फर्स्ट वीक के बाद मैं एम्स पटना ज्वाइन किया साइकेट्री डिपार्टमेंट में एज अ रिसर्च तब। असिस्टेंट हम्म। प्रोफेसर राज रंजन के साथ। और वहां पे भी 2 महीना जर्नी मेरा अच्छा था, बट तभी एट तो द नया सेम नया था टाइम ना। तभी तो एम्स नया नया था ना तभी तो, पटना में। एम्स पटना नया था, और वहां पे भी 200 लोग आए थे एक जॉब पोजीशन के लिए, जिसमें अच्छा सारे एमडी और डॉक्टर ये सब थे। और लेकिन रिसर्च पेपर मेरे पास था, 2 रिसर्च आर्टिकल, इन्हीं के बेसिस पे उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया। 2 महीना अच्छा गया एम्स पटना में, बट जो मैं रिसर्च करना चाह रहा था वो एक्सपोजर मुझे नहीं मिल रहा था वहां पे। तो एट द सेम हम्म। टाइम मैंने हैदराबाद यूनिवर्सिटी में प्रोजेक्ट साइंटिस्ट के लिए अप्लाई किया। एक लैब है वहां पे, स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस, सेंटर हम्म। ऑफ न्यूरल एंड कॉग्निटिव साइंस में न्यूरोबायोलॉजी, मॉलिक्यूलर न्यूरोबायोलॉजी लैब है, प्रोफेसर आकाश गौतम के अंडर में। वहां गया, 6 महीने जॉब किया वहां पे उनके अंडर। और पूरे वहां पे मैं एमनीसिया पे रिसर्च कर रहा था। एमनीसिया होता है बेसिकली जो हम चीजों को भूलते हैं, चीजों को अच्छा भूलते हैं, उनका क्या बायोलॉजी है ब्रेन के अंदर, उन पे रिसर्च कर रहा था। तो उसी टाइम पैरेलली मैं यहाँ अब्रॉड के लिए और अलग अलग जगह पे पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहा था। और अच्छा साथ में मतलब मुझे अच्छे अच्छे जगह पे जर्मनी, इटली, इन सब जगह में पीएचडी मिल रहा था। बट जो डिजीज मुझे रिसर्च करना था, पीटीएसडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक रिसर्च, पोस्ट ट्रॉमेटिक अच्छा। स्ट्रेस डिसऑर्डर, वो हम्म। उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा था। तो लकीली मतलब मैं अपना जो मास्टर्स थीसिस है वो प्रेजेंट कर रहा था ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस में। हम्म। तो मतलब वो पीटीएसडी से रिलेटेड था, इमोशनल इंटेलिजेंस और एंजाइटी से रिलेटेड था। तो सेम टाइम अगर मैं जो डिसर्टेशन अपना प्रेजेंट कर रहा था, तो वहां पे मेरी प्रोफेसर मिली, और उन्होंने मुझे ऑफर किया कि यू शुड कम इन आवर लैब एंड ज्वाइन एज अ पीएचडी स्टूडेंट, सो वी वेयर कैन डू वेयर वेयर फर्दर। कहाँ? ये ऑनलाइन ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस में, वेबिनार में, अच्छा उस समय कोविड था तो वेबिनार का ट्रेंड था उस समय। अच्छा अच्छा। हाँ, नया वर्ड भी तभी ऐसे निकला था, सेमिनार से वेबिनार। हाँ वेबिनार। तो हाँ। उन्होंने मुझे ऐसे ही रैंडमली ऑफर कर दिया, तो मैंने बोला कि ठीक है, मैं देखता हूँ, मैं आपको ईमेल करता हूँ। फिर मैंने ईमेल किया, फिर मेरा इंटरव्यू हुआ। फिर उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप ये स्कॉलरशिप अप्लाई करो, इसको कहते हैं स्टाइपेंडियम हंगरी कम स्कॉलरशिप। अच्छा। तो मैंने अप्लाई कर दिया, और सारे प्रोसेस 3-4 लेवल पे इंटरव्यू हुए। और लाइक पैरेलली जब मैं बैचलर्स में था, मास्टर्स में था, तो मैं न्यूरोबायोलॉजी कर रहा था, लेकिन जो मेरे अंदर का रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग ये सब सीखने का था, वो पैरेलली चल रहा था। तो न्यूरो हम्म। साइंस ना इंटरडिसिप्लिनरी है, मतलब इसमें पूरा मेडिकल साइंस है और साथ में डेटा साइंस, स्टैट्स, सर्जरी, मेडिसिन, फार्माकोलॉजी सब कुछ है। तो मतलब मशीन एक लर्निंग, न्यूरो साइंस डॉक्टर को बेसिकली एक डॉक्टर भी बनना पड़ेगा और एक इंजीनियर भी बनना पड़ेगा, यही है बेसिक। और साथ में स्टैटिस्टिक्स ये भी आना अच्छा चाहिए। अच्छा अच्छा। अगर स्टैटिस्टिक्स अगर एमबीए आपको भी नहीं कर ही आता है लिया तो, आप तो, एमबीए हाँ, भी हो ही गया। तो मैं मशीन लर्निंग ये सब सीख रहा था। तो यही प्लस पॉइंट था कि जिस लैब में मैं हूँ, अभी 32 लोग हैं इस लैब में। हम्म। बेसिकली इसको बोलते हैं बिहेवियरल एंड स्ट्रेस रिसर्च ग्रुप। यहाँ पे इंस्टीट्यूट ऑफ कहाँ फिजियोलॉजी है? की ये पेज हंगरी से 200 किलोमीटर आगे है, अच्छा। यूरोपियन यूनियन में। पेज एक हम्म। शहर है, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर शहर है, हिली शहर, हिल बेस्ड शहर है। और ये यूरोपियन मेडिकल स्कूल में सबसे पुराना मेडिकल स्कूल है।
और ये 1367 में बना हुआ है यहाँ का मेडिकल स्कूल। और यहाँ से दो नोबेल नोबेल प्राइज विनर है। एक तो मेरे खुद के डिपार्टमेंट से है, इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोलॉजी से, जिनके नाम अच्छा। पे यहाँ पे रिसर्च सेंटर भी है, बड़ी सी बिल्डिंग है। तो जो मेरी सुपरवाइजर है वो अभी एचओडी है इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोलॉजी की, मेडिकल साइंस की डायरेक्टर के ग्रुप में है वो। और उनके अंदर पूरे यूरोपियन यूनियन के रिसर्च ग्रांट्स होते हैं, रिसर्च प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो अच्छा। मेरे पास प्लस पॉइंट था कि मुझे पूरा मतलब एआई और मशीन लर्निंग बेस्ड सॉफ्टवेयर आता था। एमआरआई इन सब में मैं लाइक एक्सपर्ट था। और इन मैट सब लैब के तो भी अलावा आता ना आपको? मैटलैब और पाइथन इन सब में मैं मतलब अच्छे सा खासे कोडिंग जानता हूँ, जो न्यूरो साइंस में यूज होते थे। तो मैंने ये अच्छा। सब बताया उनको कि मुझे ये पता है, और मेरे डिसर्टेशन में सब दिख गया उनको कि मैंने क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया। तो फर्स्ट मीटिंग में ही क्लियर हो गया था कि हम पीएचडी कर रहे हैं साथ में हम दोनों। और फर्स्ट मीटिंग से ही मेरा और मेरे सुपरवाइजर का रेपो बहुत तगड़ा हो गया जनरली। वो बहुत नॉलेज है उनके पास, मेरी जो सुपरवाइजर हैं। और वो अच्छा। जैसे घर पे मम्मी होती हैं वैसे ट्रीट करती है मुझे बहुत प्यार से। और क्योंकि मैं अच्छा। अपने लैब में सबसे छोटा हूँ, 26 ईयर ओल्ड। और अच्छा। बाकी अच्छा। जो भी है यहाँ पे यूरोप में लोग पीएचडी बहुत लेट से करते हैं, लाइक 32 33। अरे तो अपने और देश में भी ही बहुत लेट से करता है तो तो हाँ। और भी साइंटिस्ट वगैरह हैं, सब 38 ईयर 36 ईयर ओल्ड है। तो मैं सबसे छोटा हूँ, तो बहुत अच्छे से ये लोग ट्रीट करते हैं मेरे साथ लैब में। और मुझे नॉलेज है इन सब फील्ड की, क्योंकि मैंने बहुत 5 साल 6 साल टाइम दिया है एक फील्ड में। तो इन बेसिस पे मुझे मिल गया स्टैट्स और मतलब मशीन लर्निंग था ही मेरे पास। और सर्जरी में स्टीरियोटैक्सिक सर्जरी करना होता है, जिससे आप ब्रेन के स्पेशलाइज्ड पॉइंट पे मेडिसिन इंजेक्ट करोगे, फिर मेडिसिन का इफेक्ट देखोगे, वीडियो प्रोसेसिंग करोगे। बेसिकली ये सब करना दिमाग को करना पूरा होता दिमाग का एक्सरे कर देते हो सिंपल है ना? है। हाँ, तो तो सॉरी मैंने टू कट यू स्कॉलरशिप। ऑफ, सॉरी टू कट यू ऑफ, मतलब सबसे जैसे ना आप जैसे हम सब लोगों को बता दें, जो जैसे अभी जहाँ पे आप हैं, जैसे यूरोपियन कंट्री में आप प्लेस्ड, बेसिकली प्लेस्ड भी हैं और आप फर्दर स्टडीज भी कर रहे हैं, अपना पीएचडी कर रहे हैं। तो यहाँ तक पहुंचने के लिए सबसे बेसिक रास्ता क्या होगा? मतलब क्या, मतलब कैसे क्या चीजें ऑप्ट करनी पड़ेंगी? 11th 10th में क्या लेनी होगी? 11th 12th क्या पढ़ना होगा? किस तरीके से रिसर्च करना होगा इस चीज को लेके? हाँ, तो ये चीज करने में मुझे अप्रोक्स 1.5 साल लगे, जीरो से लेके यहाँ तक पहुंचने में। मैंने अप्रोक्स शुरू कर दिया था ये रिसर्च करना बैचलर्स खत्म होते ही, और मुझे नहीं 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 मास्टर्स नहीं में नहीं भी नहीं नहीं एडमिशन। नहीं, बैचलर्स में कैसे एडमिशन ले चले ना? बहुत लोग डॉक्टर्स बन जाते हैं, तो न्यूरो साइंस ना बहुत लोग का फैसिनेटिंग है, लेकिन राइट पाथ ही नहीं पता जो कैसे ले। तो दो ऐसे पाथ ये। हैं, 2 या 3 पाथ हैं जो मुझे पता है। एक है कि आप एमबीबीएस करो, ठीक है, जिसमें हम्म। 5 साल लगते हैं। फिर उसके बाद हम्म। जनरल मेडिसिन करते हैं, 3 साल लगते हैं। उसके हम्म। बाद सुपर स्पेशलाइजेशन मिलता है 4 साल में। तो 8 4 12 साल लगते हैं न्यूरो साइंस में पहुंचने में, अगर क्लिनिकल प्रैक्टिस करके पहुंचना है तो। एक तो ये हो गया। दूसरा है कि अब इंडिया में लाइक जैसे पहले जर्मनी में ही होता था ये सब कोर्स, जैसे बैचलर इन कार्डियोलॉजी, बैचलर इन हम्म। न्यूरो साइंस, अच्छा, बैचलर बैचलर इन। में ये स्पेशलाइजेशन? हाँ, तो जब अच्छा। से लाइक 2014 से जब से ये हमारा मोदी गवर्नमेंट आया है, तो उन्होंने ऐसे कोर्स को इंट्रोड्यूस कराने में कहीं ना कहीं हेल्प किया है इंडिया में, जो रिसर्च बेसिस हो, और जो शुरू से ही फुल फोकस ऑन रिसर्च हो, एक्सेप्ट की क्लिनिकल प्रैक्टिस के। हम्म। तो 2015 से इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ कुछ यूनिवर्सिटी को लाइक रिक्वेस्ट किया कि आप ऐसे कोर्स ट्रेन करो। और जिसमें से आपको पता है कि अमिटी और बीआईटी और कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी, और साथ में एम्स और एनबीआरसी और जीवाजी, इन सब ने न्यूरो साइंस करके कोर्सेज शुरू किए। तो बेसिकली करना ये है कि आपको नीट तक जाना है, नीट के एंट्रेंस देने हैं। आज आजकल नीट के मार्क्स के अकॉर्डिंग ही ऐसे कोर्स में एडमिशन होता है। इनको हम्म। बेसिकली बोलते हैं मेडिकल एलाइड कोर्सेस। तो इसमें आपको एनेस्थेसियोलॉजी, न्यूरो साइंस, कार्डियोलॉजी, इन सब में डायरेक्ट एंट्री मिलेगी। और इसमें एक और है, जैसे अगर किसी का मन है कि सिर्फ 4 साल पढ़ के मुझे फर्दर रिसर्च पीएचडी नहीं करना है, तो आप न्यूरो टेक्नोलॉजी कर लो, कार्डियो टेक्नोलॉजी कर लो, जिसमें बेसिकली आपको कुछ नहीं करना। आपको एक केबिन मिला रहेगा हॉस्पिटल में, आपके अच्छा। डिवाइसेस रहेंगे, आपको डायग्नोसिस करने हैं, और डायग्नोसिस करके रिपोर्ट फर्दर जो डॉक्टर्स हैं उनको सबमिट करने होते हैं। तो इनको बेस्ट बोलते हैं कॉलेज? टेक्निकल। हाँ हाँ, कंटिन्यू। बेस्ट कॉलेज मैं बोलूंगा सीएमसी भेलोर, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज भेलोर, अच्छा। चेन्नई में, मतलब तमिलनाडु में। और और कंपटीशन कैसा? हाँ, कंपटीशन बहुत टफ है क्योंकि सीट्स बहुत लिमिटेड होते हैं। और अगर अपने बिहार में देखें तो आईजीआईएमएस ने शुरू किया है, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस।
और अच्छा। इन सब के अलावा जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं उनके भी एक्सपोजर बहुत तगड़े हैं अपने इंडिया में। और हम्म आजकल तो सीयूईटी होता है ना, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हम्म एंट्रेंस हम्म टेस्ट, के थ्रू हम्म भी आप एडमिशन दे सकते हो, बशर्ते कि आपको कोर्स सिलेक्ट करने होंगे उसमें, बैचलर्स इन हम्म न्यूरो साइंस या फिर बैचलर्स इन कार्डियोलॉजी ऐसे करके। मतलब ये मेडिकल कॉलेज में भी होते हैं और जो लाइफ साइंस यूनिवर्सिटी रिसर्च सेंटर होते हैं दोनों में होते हैं। तो ये हम्म। डिपेंड करता है आपको कि आप कहाँ ऑप्ट करते हो। मैंने अच्छा जहां भी ऑप्ट किया वो दोनों का कॉम्बिनेशन था, जैसे एनबीआरसी जो है, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, और ये अमिटी यूनिवर्सिटी, इन दोनों का टाई अप था, तो बहुत तगड़ा एक्सपोजर मिलता था वहां पे। अच्छा। तो तो ये सब चीजें। आपने बताया आप एम्स में भी थे, पटना। हम्म। हाँ, तो एम्स क्या मतलब पटना। जॉब प्रोफाइल कैसा था और पेशेंट्स कैसे आते थे वहां पे, ऐसा जानना मुझे। देखिए, इसमें डिपेंड करता है कि दो चीजों पे। एक तो आपको क्लिनिकल रिसर्च जॉब मिलेगी, और हम्म एक है कि प्री क्लिनिकल रिसर्च जॉब मिलेगी। प्री क्लिनिकल वाले में आपको पेशेंट से डील नहीं करना होता है। अगर हम्म आपको क्लिनिकल रिसर्च जॉब मिलती है तो वहां पे आपको पेशेंट से डील करना होगा। दो चीजें हम्म हैं। हम्म पेशेंट्स अलग अलग तरह के के आएंगे, डिपेंड करता है। जैसे मैं पीटीएसडी ले रहा था, तो ये हम्म एंजाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस, इन तीनों का इन्वॉल्वमेंट है इसमें। और इन सब हम्म। के अलावा एंगर हो गया। अच्छा, तीनों सेम बहुत नहीं है? वो तीनों ये सेम तीनों नहीं है? तो बिल्कुल सेम नहीं है। एंजाइटी, सो डिप्रेशन और स्ट्रेस, तीनों हाँ अलग अलग है। अच्छा, उस पर कहीं और बात करेंगे, ठीक है। ठीक है, ये आगे। बहुत बड़ी टॉपिक है, अगर हम बात करेंगे तो हम उसमें ही 40-45 मिनट लग जाएंगे इन दोनों, ठीक, इन अगले तीनों। कभी अगले वीडियोस बात करेंगे, जॉब ठीक है। प्रोफाइल इसमें मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट जॉब प्रोफाइल है, क्योंकि आपको एक जॉब मिल जाएगी और एट द सेम टाइम आपको मास्टर्स पीएचडी करने के ऑप्शन मिल जाएंगे। साथ तो में आप पैरेलल ही करते रहो। साथ में आपके पब्लिकेशन होंगे, तो पब्लिकेशन भी हो रहे हैं तो उसमें आपके खुद के क्रेडिट होते हैं, ऑथरशिप आपको मिलती है कि आपने ये पब्लिश किया। तो हम्म। ओवरऑल मुझे ये सबसे बेस्ट स्टेबल करियर लगा मेरे लिए, क्योंकि मुझे पढ़ने के लिए पैसे मिल रहे। एट द सेम अच्छा। टाइम मुझे ब्रेन पैसिनेट करता था, तो मैं ब्रेन को एक्सप्लोर कर रहा था। और यही करते करते मैंने अपने आप में इतना सेल्फ इंप्रूव कर लिया कि बैचलर से पहले मैं कुछ और था, अब मेरे घर वाले देखते हैं तो सडन चेंज दिखता है 3-4 साल में, कि पहले पूरे टाइम स्पोर्ट्स में इन्वॉल्वमेंट, अब पूरे टाइम स्टडी पे फोकस। तो ये अलग चीजें थी पूरे। ट्रांजिशन तो एकदम अच्छा ट्रांजिशन हो गया ना। जब मैंने मास्टर्स करके फर्स्ट वीक ही जॉब लिया, वो भी एम्स पटना में, और बिहार में गवर्नमेंट जॉब मिलना इज डिफरेंट थिंग। और वो भी डिफरेंट नहीं, पटना हाई लेवल से। हाई एम्स लेवल से। डिफरेंट। हाँ, तो एम्स तो बहुत सही था, मतलब और कैरियर स्टेबिलिटी है। और इन सब के अलावा अगर आपके पास स्टैट्स और मशीन लर्निंग और इन सब का थोड़ा भी आइडिया है, तो बहुत सारे जो आजकल प्राइवेट इंडस्ट्री होते हैं वो हायर करते हैं न्यूरो साइंटिस्ट को डिफरेंट पोजीशंस पे। लाइक जैसे आप मान लो कोई प्रोडक्ट डिजाइन कर रहे हो, उसका रैपर कैसा बनना चाहिए कि लोग जो अट्रैक्ट हो उसके तरफ। अट्रैक्ट हो। तो इन सब का जो भी डिजाइनिंग होता है और इन सब में इन्वॉल्वमेंट कॉग्निटिव न्यूरो साइंटिस्ट का होता है। कॉग्निटिव मतलब वो ज्यादा होता है कि आपके अटेंशन, विजुअलाइजेशन, परसेप्शन, इन सब को पढ़ते हैं और उन सब से लाइक वो ऐसा पैकेट प्रिपेयर करते हैं जिससे लोग अट्रैक्ट हों उस पैकेट के पूरा तरफ। अपीलिंग लगे, हाँ। हाँ, तो जनरली जो भी बड़े बड़े प्रोडक्ट बनते हैं उनके पैकेट न्यूरो साइंटिस्ट ही डिजाइन करते हैं, जो ग्राफिक डिजाइनिंग और इन सब का कॉम्बिनेशन करके ऐसे करते हैं। तो ये हो गए। उनके अलावा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है जहाँ पे आपके जॉब हैं। उसके बाद एकेडमिक्स में प्रोफेसर असिस्टेंट असिस्टेंट रिसर्च असिस्टेंट, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, सीनियर रिसर्च फेलोशिप। तो ये सब बहुत लिमिटेड चीजें हैं जो अपने बिहार में एक्सपोजर ही नहीं है लोगों को। बिल्कुल नहीं। और हम ये आपसे सब मैंने पहली बार आपसे हम सुने जो न्यूरो साइंटिस्ट, मतलब जैसे जो पाथवे बोला ना आपने, मतलब एक जैसे ना डॉक्टर इंजीनियर बेसिकली बनना भी इसीलिए लोग चाह रहे हैं ना, क्योंकि एक सेलेक्टेड ना एक नॉर्मल पाथवे है, जैसे ना ये रास्ता बना दिया गया जो यहाँ पे प्रिपरेशन करो, जे एडवांस दो, सॉरी जे मेंस दो, जे एडवांस दो, और इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लो और बन जाओ इंजीनियर। ये जो डिफरेंट जो मतलब एक्सप्लोरेशन वाला जो जितना भी कोर्सेस है, लोग को पता ही नहीं है, पाथवे ही नहीं पता। तो वैसा और मेरे लिए दिक्कत है। था, घर में बहुत टेंस था, लोगों को टेंस था कि ये कर क्या रहा है, मतलब कैरियर के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहा है ये वो। उसके बाद बट हाँ, सरकारी नौकरी में जॉब छोड़ दिया अब तो, और ये ले गया। एट द सेम टाइम मुझे कॉन्फिडेंस था अपने आप पे कि मुझे किस पाथ में जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। और एक चीज और माइंडसेट में था कि मुझे भीड़ से अलग रहना है। शुरू से ही था, मेरा बचपन से ही था। लाइक क्लास में भी मैं रहता था तो वही माइंडसेट रहता था कि जो पूरा कर रहा है वो करना नहीं है मुझे। तो मेरे सारे क्लासमेट सब वहां गए, कोटा गए जब स्कूल में था मैं।
और मैं अच्छा। मीडियोकर था अपने बी सेक्शन में। जनरली ए सेक्शन में टॉपर्स बच्चे होते हैं, इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं। मैं बी सेक्शन में था, नोटोरियस नहीं था, नहीं क्रिकेट खेलता नहीं, था। ए सेक्शन में ना इंटेलिजेंट बच्चे नहीं होते, मार्क्स लाने वाले होते हैं इंटेलिजेंट। हाँ, अलग ही वही है तो ना, अपने डिफिनेशन दिमाग में भी वही अलग है, है। हाँ। जो मार्क्स लाए वही इंटेलिजेंट है, वो चीजें थी। तो मैं फोर्थ फिफ्थ पे रहता था क्लास में बी सेक्शन में, और ओवरऑल भी फोर्थ फिफ्थ पे रहता था। लेकिन मेरे अंदर एक्स्ट्रा करिकुलम और ये सब, जैसे कभी जाते रिप्रेजेंट को करना, नहीं। स्कूल कैप्टन था मैं क्लास 8 से ही, 8 9 10 रहा मैं, 3 साल स्कूल कैप्टन था। तो लीडरशिप वगैरह भी था उस समय से ही अंदर। तो इन सब चीजों में मतलब मुझे ये था कि भीड़ से अलग रहना है, तो इसीलिए मैंने ये सब कोर्स लिया। और मुझे लगता है कि मतलब इतने जनरली यहाँ पे क्या होता है, यूरोप में पीएचडी डिफरेंट होता है, वो बहुत रेपुटेड होता है। अपने इंडिया में कि एमबीबीएस, और जनरली लोग, बहुत लोग एमबीबीएस के बाद पीएचडी करते हैं एमडी नहीं करके, बट बहुत रेयर है। लेकिन यहाँ पे क्या हम्म। होता है कि एमबीबीएस नाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, डायरेक्ट एमडी होता है, उसके बाद पीएचडी करते हैं। लेकिन लैब में जब मैं अभी फर्स्ट ईयर में हूँ, फिर भी फोर्थ ईयर वाले जो एमडी स्टूडेंट होते हैं, वो मेरे अंदर डिजर्टेशन कर रहे होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे पीएचडी का अलग रेपुटेशन है। अपने इंडिया में भी है, लेकिन लोग उस ढंग को फॉलो नहीं करते। नहीं कर पाते, बट जैसे ना, जैसे मेडिकल साइंस में तो मैंने देखा है, ठीक है, पहली बात तो ये है ना, जो पहला गेटवे ये है, जो 5.5 साल लगेंगे आपको एमबीबीएस करने में, फिर एमडी, फिर पीएचडी ना। अब यहाँ पे ज्यादातर इसमें ना पीएचडी करके वो पीएचडी कर लेते हैं नॉन बायोलॉजी या नॉन टेक्निकल वाले में, और जस्ट बिकॉज जो नाम के सामने डॉक्टर लगे, ये भी एक और सीन है ना। अगर देखा जाए वर्कलोड और वर्क प्रेफरेंस प्रेफरेंस और मतलब ये नॉर्मल एमबीबीएस एमडी से बहुत ऊपर है भाई, पीएचडी मेडिकल साइंस हम्म। में, न्यूरो साइंस में, कार्डियोलॉजी में, इन सब में करने में। लाइक मतलब हम एक तरह से ड्रग्स, मतलब ड्रग्स मॉलिक्यूल प्रिपेयर करते हैं और उसको फिर क्लिनिकल रिसर्च के लिए देते हैं। तो अगर हम रिसर्च ही ना करें तो ये ट्रीटमेंट क्या करेंगे? तो ये बहुत जरूरी है। और वैसे भी अपने, अगर न्यूरो साइंस में देखा जाए और मेंटल हेल्थ में देखा जाए, तो बेसिकली 4 ड्रग्स ही हैं जो अलग अलग फॉर्म में यूज होते हैं। तो हमें और भी रिसर्च करने हैं, और बहुत बड़े लेवल पे रिसर्च करने हैं। तो छोटे छोटे रिसर्च मिला मिला के एक बड़े रिसर्च बनते हैं। तो उसी फील्ड में हूं मैं, और अभी मैं मतलब पीएचडी शुरू किया था, 1 सेमेस्टर हुआ, और मेरे लैब में कुछ पोजीशंस आए प्रोजेक्ट न्यूरो साइंटिस्ट के, अलग अलग प्रोजेक्ट से। मेरे प्रोफेसर ने लाइक मुझे प्रेफरेंस दिया, मैंने अप्लाई किया, इंटरव्यू दिया, और मैं 1 सेमेस्टर के बाद एज प्रोजेक्ट न्यूरो साइंटिस्ट रिक्रूट भी हुआ अपने लैब में। वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, बट वो हर एक साल में रिन्यू होते हैं। तो ये मुझे लगता है कि विद कंपेरिजन टू अदर कैरियर, मैं इसको प्रेफरेंस दूंगा, क्योंकि मैं वीक में 5 दिन काम करता हूँ, सुबह 8 से लेके 4, बीच में 1.5 घंटे का ब्रेक होता है। और उसके बाद 2 दिन मैं फुल यूरोप एक्सप्लोर करता हूँ। तो हम्म। और 5 दिन के वर्कलोड भी मुझे उतना नहीं लगता, क्योंकि वर्क मैनेजमेंट बहुत तगड़ा होता है यहाँ पे। 3 महीने बाद क्या मुझे करना है वो सब प्लान होता है, और हर रोज स्मूथली होती हैं चीजें। तो मेंटल स्ट्रेस भी मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैंने जब इंडिया का स्ट्रेस झेल लिया, जब मैं बिहार का स्ट्रेस झेल लिया एकेडमिक्स में, तो मेरे लिए ये कुछ नहीं है। तो मेरे लिए तो अभी तक बहुत स्मूथली चल रहा है। फर्स्ट ईयर में मैंने 3 आर्टिकल लिखे हैं। अभी मैं सेकेंड ईयर शुरू हुआ है, उससे पहले मैंने अभी रिसेंटली बुक चैप्टर सबमिट किए हैं। तो और मैं मतलब यहाँ रहते हुए भी लिंक्डइन के थ्रू मैंने अपने पुराने प्रोफेसर से कनेक्टेड हूँ, उनके लिए कुछ कुछ रिसर्च करता रहता हूँ। अगर कोई डेटा उनसे अगर नहीं मतलब स्टैट्स लग पाता है, या फिर कुछ डेटा है जो वो नहीं कर पाते हैं, फिर हम रिमोटली बैठ के करते हैं। अभी मैं रिसेंटली मतलब अपने प्रोफेसर को, और हैदराबाद यूनिवर्सिटी में मेरे प्रोफेसर थे डॉक्टर आकाश गौतम, इन दोनों को कोलैब करके मैं एक मेडिएटर बन रहा हूँ एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट में, हम्म। जो कि इब्रू और वेलकम ट्रस्ट है। जैसे अपने यहाँ आईसीएमआर है, वैसे वर्ल्ड लेवल पे इब्रू और वेलकम ट्रस्ट है, जो न्यूरो साइंस रिसर्च को फंड करता है। तो ये सब प्रोजेक्ट्स मैं मेंटेन अभी शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि अच्छा। लाइक जनरली पीएचडी स्टूडेंट एक प्रोजेक्ट करते हैं, बट मेरे साथ 3 4 और 5 पैरेलली, प्रोजेक्ट अच्छा अभी अच्छा। मेरे। अच्छा, तो आप ये बताएं, ये जैसे ना, लोग ये भी जानना चाहेंगे, जो यूरोपियन लाइफ कैसी है, जैसे ऑब्वियसली आप यूरोपियन सब कॉन्टिनेंट में हैं, हंगरी, ठंड कैसी है? पहले तो आप स्वेटर स्वेट शर्ट पहने हुए हैं, ठंड कैसी है बताएं आप। ठंड बहुत अच्छा है, और मुझे पर्सनली ठंड बहुत पसंद है बचपन से। और अच्छा। यूरोपियन लाइफ के बारे में एक चीज बताऊंगा, आप शौक रह जाओगे कि यहाँ पूरा 1 महीना शट डाउन रहता है, चाहे इस आप महीने कोई भी में क्यों? प्रोफेसर। अगस्त में, क्योंकि अगस्त में जनरली समर ज्यादा होता है यहाँ पे,
और अच्छा समर ज्यादा नहीं होता अपने इंडिया के कंपेरिजन में, 25, 26, 27 डिग्री सेल्सियस होते हैं टेम्परेचर। बट यहाँ के घरों में फैन नहीं होते। तो अच्छा। और जिस एरिया में मैं हूँ वो थोड़ा हिली एरिया है, तो सनलाइट ज्यादा आता है। तो जनरली इनका वर्क लाइफ बैलेंस करने के लिए और लोगों को मेंटली स्ट्रेस फ्री रखने के लिए 1 महीना सब कुछ बंद होता है, और उस बंद में हर किसी को सैलरी भी मिलता है अगर आप वर्किंग में हो तो। प्रेसिडेंट तक भी ना, प्रेसिडेंट भी छुट्टी हाँ, पे, पूरा सब शट सब छुट्टी। डाउन। फुल अच्छा। शटडाउन, लैब लैब से लेके रिसर्च सेंटर तक, क्योंकि इनका डिफरेंट डिफरेंट मकसद है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी सेव करना भी है एक एक महीने का। अच्छा तो अच्छा ये अच्छा। पूरा शट डाउन कर देते हैं और लोग मेंटली फ्री रहे और घूमे, इसीलिए 1 महीना बंद रहता है। हाँ, अच्छा, इसीलिए आप उसी बिहार आए थे। ट्रेन में। अच्छा, ट्रेन में, अच्छा हाँ। तो ये अच्छा, ये है यूरोपियन, और बाकी यूरोपियन लाइफ बहुत अच्छा है। पॉल्यूशन बिल्कुल नहीं है। पॉल्यूशन नहीं है क्योंकि ये लोग जो नॉर्मल डेली लाइफ के चीजें होते हैं उसका प्रोडक्शन जैसे यहाँ नहीं जैसे करते। जैसे। जैसे कपड़े हो गए। हाँ हाँ। अच्छा, कपड़े का कपड़ों का ही प्रोडक्शन प्रोडक्शन, अच्छा। नहीं, ये किसी और कंट्री से इंपोर्ट कर लेते हैं या फिर उनको टेंडर देके लाइक कपड़े बनवाते हैं। ये इनका हमारे यहाँ क्लियर है कि हमें इन्वायरमेंट पॉल्यूशन नहीं करना अपना। अच्छा। तो ये है। इसके बाद आर्किटेक्चर, यूरोपियन आर्किटेक्चर अलग लेवल का है। हम्म। मतलब आप जहां भी जाओ आपको ऐसे ऐसे आर्किटेक्ट दिखेंगे, ऐसे ऐसे बिल्डिंग्स दिखेंगे, जो मतलब उतने बड़े नहीं है जैसे दुबई में है, बट अच्छा फिर भी लाइक एक इम्प्रेशन अलग होता है। और क्राउडेड नहीं है बिल्कुल भी, पॉल्यूशन फ्री है, पॉपुलेशन फ्री है, पॉल्यूशन फ्री दोनों है। अच्छा। क्राउड नहीं है बिल्कुल भी। और फूड डिफरेंट है। मैं वैसे वेजिटेरियन हूँ, मेरे लिए थोड़ा टफ है यहाँ सरवाइव करना। बट शुरू में मुझे प्रॉब्लम हुई थी। बट अब मैंने पूरा पता कर लिया कि कहाँ पे वेजिटेरियन फूड अवेलेबल है। कुछ कुछ इनके वेजिटेरियन फूड होते हैं जैसे लांगोस, एक लाइक जैसे हमारे यहाँ पराठा होता है वैसा ही होता है, बट उसको अच्छा, चीज से, तेफोल से पूरा और चीज। गार्लिक से, इन सब से भर के वो पिज्जा टाइप बनाते हैं। ये अच्छा। हंगेरियन फूड लांगोस बहुत फेमस है यहाँ पे। और हम्म हंगरी में देखने को बहुत कुछ है। और लाइक पुराने जो आर्किटेक्ट हैं वो बहुत हम्म। अच्छे अच्छे हैं यहाँ पे, मॉन्यूमेंट्स और ये सब चीजें। तो आपने भी बोला तो जैसे ये वीकेंड्स पे आप पूरा यूरोप एक्सप्लोर करते हो, तो क्या क्या करा अभी? मतलब क्या बेसिक क्या रहता है, मतलब माइंडसेट जो ये करूंगा, और क्या क्या करा अभी तक? अभी तक मैं क्रोएशिया गया, ब्रिटिस्लावा क्रोएशिया। एक शहर है। हाँ, वहां हम्म। गया। स्लोवाकिया गया। उसके बाद ऑस्ट्रिया वियना गया। जो जैसे हंगरी, हंगरी जो है लॉक कंट्री है, लाइक इसके आसपास चारों बहुत सारे पॉइंट्स। कंट्री है। हाँ, तो जो भी ईस्टर्न कंट्री है वो मैंने घूमा। बट अभी मेरा नेक्स्ट प्लान है नीदरलैंड में, एम्स्टर्डम। और एम्स्टर्डम के अलावा मेरा प्लान है इटली में घूमने का। तो अभी नेक्स्ट छुट्टियों का ये प्लान है। बट अभी तक हाँ, पेज में जहाँ पे मैं हूँ ये पूरा हिली एरिया, बहुत सारे ट्रैकिंग प्लेसेस हैं यहाँ पे। तो अच्छा। मैं ट्रैकिंग करना मुझे बहुत पसंद है, तो यहाँ पे ट्रैकिंग ग्रुप है। और हम्म मैं बहुत लोगों को जानता भी हूँ जो मेरे लैब से हैं, इन लोगों का बहुत इंटरेस्ट है ट्रैकिंग में। तो मैंने ट्रैकिंग किया। उसके अलावा यहाँ पे एक बहुत हिस्टोरिकल मोनूमेंट सनसेट पॉइंट है जिसको तेतिया पार्क बोलते हैं यहाँ पे। अच्छा तो अच्छा। मैं वहां गया। उसके बाद वहां से अप्रोक्स 1 किलोमीटर अच्छा, नहीं तो ये दूर एक अकेले अकेले जाते हैं या कुछ मतलब मिले हैं अपने इतने सिटी के लोग की नहीं, इंडियन ऐसे? यहाँ पे हैं, इंडियन हैं, मेरे दोस्त हैं। और लेकिन मेरे कलीग्स भी चलते हैं मेरे साथ, जो मेरे साथ लैब में काम करते हैं। अच्छा अच्छा। उन लोगों का भी इंटरेस्ट रहता है ट्रैकिंग, साइकिलिंग। साइकिलिंग पे भी मैं जाता हूँ। और यहाँ पे लोग साइकिलिंग 30 किलोमीटर, 3 किलोमीटर नहीं, 100 100 किलोमीटर साइकिलिंग करते हैं यहाँ पे। अच्छा अच्छा अच्छा। ये एक और अलग चीज है जो यूरोपियन कल्चर है, कि लोग 100 किलोमीटर तक साइकिल से जाते हैं, चलते हैं, और साइकिल यहाँ बहुत प्रीफर करते हैं। तो मैंने साइकिलिंग किया है, बट मैंने 100 किलोमीटर नहीं किया, मैं मैक्सिमम 30 किलोमीटर अच्छा तक हाँ, गया। वहां उसके बाद पे वहां पे लोग बाइक भी तो नहीं चलाते ना? कार बाइक मतलब लोअर हो गया ना ऐसे बाइक कुछ? बहुत रेयर दिखता है। जो प्रोफेशनल और या फिर जो इंटरेस्टेड लोग होते हैं वही बाइक रखते हैं। मतलब पूरे दिन में आपको एक दो बाइक दिखेंगे रोड पे। अच्छा, मोड ऑफ उसके अलावा ट्रांसपोर्ट नहीं है, बस वो शौकिया चीज रह गया वहां पे, अच्छा। बेसिकली इनका मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एक तो पब्लिक बस इनका बहुत अच्छा है। मतलब अच्छा। आप 18 हाँ, यूरोपियन इंडियन सारे कंट्री, कंट्रीज के, हाँ सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छे हैं। बेसिकली हर किसी के पास कार होता है यहाँ पे, चाहे कॉलेज स्टूडेंट हो, पीएचडी स्टूडेंट हो, या फिर कोई आपने भी लिया हो। कि नहीं लिया? इनका आपके पास है? नहीं, मुझे जरूरत ही नहीं, क्योंकि मैं जहां से रहता हूँ मेरे रेसिडेंशियल एरिया से 1 किलोमीटर में ही मेरा रिसर्च सेंटर है, सब कुछ है।
और कभी हाँ। कभी जरूरत होता है तो मैं बस पास लेता हूँ। उसके अलावा ट्रेन के लिए भी मुझे लाइक जो भी पीएचडी या फिर साइंटिफिक वर्कर होते हैं उनको स्पेशल पास मिलता है, तो उस हम्म। पास से मेरा सारा काम हो जाता है, तो मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी ये सब खरीदने की या फिर कुछ भी। थैंक यू प्रभात भाई, थैंक यू फॉर ठीक बीइंग है। विद अस। यदि आपने पूरा वीडियो देख लिया तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दो। थैंक यू।